शुभेंदु अधिकारी चारों तरफ सेंट्रल फोर्सेस के बीच में मार्स। अजय पाल शर्मा ठीक कर दूंगा। कहां है उस बदमाश का मोबाइल नंबर, ले आओ। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल जीतना 2014 के चुनाव से भी ज्यादा बड़ी बात थी। मुझे यह कभी नहीं लगा कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे सकता, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। दो फूल वाली पार्टी टीएमसी जो थी उसको एक फूल ने रौंद दिया। भला आदमी जो उसका वोटर है उसका घर इस मोहल्ले की किस गली में किस कोने पर है, ये ममता बनर्जी के पास मैपिंग है इस चीज की। एक कह रही है मैंने कुछ बोला तो मार दी जाऊंगी, एक कह रही है जय श्री राम, तीसरी महिला। उसने कहा क्या होना चाहिए, अब हमारा घर बदलना चाहिए। और जब जनता बोलना बंद कर देती है, जवाब केवल उंगली से देती है, वोटिंग बटन दबा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 मई तक का अल्टीमेटम है, जितने घुसपैठिए हैं पूरा बंगाल छोड़ के चले जाएं, वरना फिर हम नहीं छोड़ेंगे। आज कोई बात नहीं, आज कोई बतंगड़ नहीं। मनोज जी, बंगाल चुनाव को कैसे देखते हैं? बंगाल चुनाव दो तरीके से चौंका रहा है। पहला, क्या 15 साल बाद ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि आज वो खसक कर बिल्कुल नीचे चली गई, और भाजपा ने क्या ऐसा कर दिया कि वो शिखर पर पहुंच गई। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ही नहीं, अमित शाह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल जीतना 2014 के चुनाव से भी ज्यादा बड़ी बात थी। कि वो बंगाल नहीं जा पा रहे थे। याद करिए, एक बार सेंट्रल फोर्सेस टोल पर रोक दी थी ममता बनर्जी ने। याद करिए कि जब वो आईपैक वाला छापा पड़ा ईडी का, तो ममता बनर्जी खुद ही सारे कागज लेने वहां पे पहुंच गई। याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए जो 1500 रुपए की स्कीम चलाई। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर लड़ने पहुंच गई। इन सारी बातों को देखते हुए मैं विपक्ष से, होंगे राहुल गांधी होंगे लगातार, पहले राफेल को लेके, फिर वोट चोरी को लेके, तमाम सारी चीजों को लेकर लगातार राहुल गांधी ने मैसेजिंग किया कि वो चौकीदार चोर है, चोरी की सरकार चुराई गई है। लेकिन फिर भी मैं ममता बनर्जी को एक लंबे समय से सबसे बड़ी लड़ाका पॉलिटिशियन मानता हूं। और जब मैं लड़ाका कह रहा हूं तो लड़ाका का मतलब है योद्धा। वो योद्धा जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, वो योद्धा जो कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ा, वो योद्धा जो अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था, वो योद्धा अचानक ध्वस्त हो गया, बंगाल गया हाथ से। ये जो चीज मुझे समझ में आ रही है, तो ये अंडरकरेंट क्या इस बात का था कि पिछले लगातार 2 चुनावों से जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो कि हिंदू ही थे, क्या उनकी जो हत्याएं हुई, उनको जो प्रताड़ित किया गया, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जो बवाल हुए, बहुत लोग मारे गए, तमाम खून बहा, लोग बंधक बनाए गए, क्या इस पूरे मसले ने उन भाजपाई कार्यकर्ताओं और बीजेपी के सपोर्टर्स, मैं कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, सपोर्टर वो जो कोई भी हो सकता है बिना पार्टी की रसीद कटाए, उन सपोर्टर्स को लेकर जो टीएमसी के ओवर कॉन्फिडेंट कार्यकर्ताओं या टीएमसी से जुड़े लोगों ने जो वहां पे घटनाएं की, क्या उससे हिंदू एक होता चला गया? क्या हिंदू सारा एक तरफ ध्रुवीकरण कर गया, ममता बनर्जी की तरफ मुसलमान चला गया? अभी तक के जो आंकड़े ये बता रहे थे कि बंगाल का जो मुसलमान है उसमें से 8 साढ़े 8% मुसलमान भी बीजेपी को जा रहा है।
लेकिन मुझे यह कभी नहीं लगा कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे सकता, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। एक बंदा बीच से आया जो टीएमसी से हटाया गया, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने वहां बाबरी का बखेड़ा शुरू कर दिया। लोगों में एकदम से वो ट्रेस हो गया, एक्सपोज हो गया कि अरे ये बंदा बीजेपी का एजेंट है, ये बाबरी बाबरी करके यहां हिंदू मुस्लिम एक करने आया। उसका स्टिंग भी हो गया, उसका स्टिंग हो गया, एक्सपोज हो गया, सबके सामने हो गया, सारा खेल खत्म हो गया जी। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात, एक सेंट्रल फोर्सेस थी वहां पे। सेंट्रल फोर्सेस ने जो कि वहां से खबरें लगातार आती थी हिंसा की, और ये कि जो टीएमसी को वोट नहीं देना चाहता था वो वोट देने निकला। दूसरा, टीएमसी के जिन लोगों ने अपने पुराने रवैये के अंदाज में जी वहां पे ऊंचा बोलना या लोगों के साथ जामा घसोटी करना, इन सब चीजों की हिम्मत नहीं हुई। तीसरा, एसआईआर जी, जिसमें लगभग 91 लाख, लगभग मान के चलिए 91 लाख के आसपास जो वोट कटे, इन सब चीजों का जो एक समीकरण बना, उसने भाजपा के लिए एक क्या होता है, जब जेट उड़ता है ना, रॉकेट जब उड़ता है तो अंतरिक्ष की कक्षा में जब जाता है ना, तो एक फिजिक्स की एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं जेट नोदन जी। ये वाला जो जेट है वो झट से अपने आप को नीचे करता है, और जब वो नीचे करता है एक रिवर्स फोर्स रॉकेट पे लगती है, और वो रॉकेट सट से ऊपर चला जाता है अंतरिक्ष की कक्षा से बाहर। वो बीजेपी के लिए ये काम कर गया। मैं बहुत नहीं मानता कि बीजेपी ने 1500 की जगह 3000 देने का वादा कर दिया। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि टक्कर 19-20 की होगी, लेकिन टक्कर 19-20 की दिखी नहीं। आज पूरा भगवा मय हो गया। दो फूल वाली पार्टी टीएमसी जो थी, उसको एक फूल ने रौंद दिया। अब वो उसके नीचे एक अलग पौधा बनके उस फूल बनके रह गया। और आखिरकार बंगाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो महत्वाकांक्षी पॉलिटिकल एजेंडा जो था, आज उसमें बीजेपी सफल रही। ये है। तो जिस तरीके से बंगाल का रिजल्ट चौंकाने वाला है या नहीं है, इसको आप क्या देखते हैं? 200% चौंकाने वाला, 200% चौंकाने वाला, 200%। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहावत है कि पत्थर पर दूब जमना, मतलब पौधा जमना, कुछ हरियाली आना, बंगाल में जिस भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी बंगाल से आते थे, बिल्कुल, शहीद हुए कश्मीर में, बिल्कुल, जिसके जन्मदाता पश्चिम बंगाल से थे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सपने भी नहीं देखे थे मोदी और अमित शाह की जोड़ी से पहले कि हम बंगाल में कमल खिलाएंगे। मुझे पहली बार। और 2021 का चुनाव, जो पिछला चुनाव था, आपको याद होगा, मैं गया था, आप भी गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने बम्बार्डिंग कर दी थी। 4 मई दीदी गई, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। कुछ सुना इस बार आपने? ना, कुछ नहीं सुना। इस बार तो मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी अंडर करंट भाप गई थी। मैं अमित शाह को अक्सर देखता हूं कि वो किसी भी सूबे में, किसी राज्य में, स्टेट में जब चुनाव होता है तो वो आकर सीटों का एक आकलन बताते हैं। गौर कीजिए, अमित शाह ने इस बार कहा था कि हमारी 192 सीट्स आने वाली है। इसके चूंकि अब आप अमित शाह की बात कर रहे हैं तो मैं एक आपको बिहार चुनाव का उदाहरण दे देता हूं। बिहार में हम लोग पटना में थे, अमित शाह जी की आखिरी रैली थी और भारतीय जनता पार्टी या चुनाव प्रचार का आखिरी शो था, आखिरी रैली थी, उसके बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता बिहार में। तो संजय मयूख जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सहप्रभारी हैं, बिल्कुल मित्र भी हैं हम लोगों के। तो हम लोग बैठे थे तो तमाम नेशनल मीडिया के लोग वहां थे, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहे तो दोस्ती है। तो उन लोगों ने कहा कि अमित शाह जी की रैली होने वाली है, 150 किलोमीटर है, चलोगे? चलिए ना, आप लोगों का इंटरव्यू मिलेगा, बिहार के हैं ही, चलिए ना। तो हम 8-10 नेशनल मीडिया के लोग जो है
वो तैयार हुए, तो बोले अरे चलिए वहां इंटरव्यू होगा। तो हमने कहा कि, सबने कहा कि चलिए ले चलिए इंटरव्यू जरूर कराइएगा। बोले अरे चलो। तो हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों पे सवारी की और चल निकले अरवल की तरफ। अरवल के रैली से पहले तेजस्वी यादव की एक रैली थी जो 4 किलोमीटर दूर थी। पहले उसी रास्ते से हम जा रहे थे। हम पूरे चुनाव में, मतलब जो तेजस्वी की भीड़ थी उसको आपने देखा, हमने भी देखा। उस रैली में हम लोग आधा घंटा 45 मिनट जाम में फंस गए। जब हम जाम से निकले तो अमित शाह जी की लगी कि रैली छूट जाएगी। हम सभी लोग जब रैली तक पहुंचे तब तक अमित शाह जी आए नहीं थे, लेकिन जैसे हम लोग पहुंचे उनका हेलीकॉप्टर गड़गड़ करते उतर गया। हम लोग डी एरिया में सब लोग खड़े थे और अमित शाह जी की रैली शुरू हुई। अमित शाह जी की रैली में वो भीड़ हमें नहीं देखने को मिली जिससे हम गुजरते हुए तेजस्वी यादव की रैली से उस रैली में पहुंचे थे। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बात किया यार, अरे वो चुनाव तो इस तरीके का चुनाव था कि तेजस्वी आ ही रहे। हाँ, तो हम लोगों ने कहा कि यार अब आपस में, यार ये भीड़ देख रहे हो, कुछ है ही नहीं यार, तेजस्विया उड़ा देगा, तेजस्विया उड़ा देगा। तो यही मन में हम लोग का भाव था। फिर स्पीच समाप्त हुई अमित शाह जी की। जैसे अमित शाह जी की स्पीच समाप्त हुई, संजय मयूख ने उनके कान में कुछ कहा तो हम लोग उत्साहित हुए कि अब तो इंटरव्यू हो ही जाएगा। अमित शाह जी ने जैसे उनको सहमति दी, संजय मयूख ने कहा टक टक, जैसे तब उसके बाद से सारा हम लोगों ने तमूरा उठाते हुए, डीब लांघते हुए, अरे अमित शाह जी ने बुलाया, अमित शाह खट 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 चले गए पीछे, मंच के पीछे जो सेफ एरिया होता है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का जो सेफ एरिया, मुख्यमंत्री का जो होता है कि मंच के पहले फ्रेश होते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग अंदर होने की कोशिश किए वैसे ही हमारे सभी कैमरामैनों को रोक दिया गया। अरे अंदर आइए, आप लोग आइए, आप लोग आइए। तो हम सारे पत्रकार अंदर गए। वहां गए तो 5 कुर्सियां थी, 5 कुर्सियां थी तो बाकी हम लोग 8 लोग पहुंच गए। तो अमित शाह जी ने कहा मयूख अरे देखो भाई बैठाओ, चाय वो पिलाओ इन लोगों को। अमित शाह जी बैठे, फिर कुर्सियां बाहर से बुलाई गई, फिर हम लोग सभी लोग बैठे। अमित शाह जी ने पूछा कि कैसा है माहौल। तो सभी ने कहा कि सर ठीक है। एक पत्रकार हैं दिल्ली में जो गुजरात में रही हैं, पायल मेहता। तो पायल ने कहा कि अमित भाई उतनी भीड़ तो नहीं दिखी मुझे जितनी तेजस्वी यादव के यहां भीड़ दिखी, आपकी रैली में उतनी भीड़ दिखी नहीं। तो अमित शाह जी बहुत तेज हंसे और कहा कि ये जो तेजस्वी की पार्टी है ना, आरजेडी जो है ना, उसमें जितने उनके समर्थक हैं वो सब या तो रैलियों में हैं या रोड शो में हैं या सड़कों पर हैं। वो उद्वेलित हैं कि किसी तरीके से तेजस्वी, आरजेडी और कांग्रेस विपक्ष की सरकार बन जाए। लेकिन हमारे लोग, हमें योगी जी को, नरेंद्र मोदी भाई को सुनते सुनते बहुत दिन हो गया ना। अब वो स्ट्रेटजी के तौर पर काम करते हैं, वो अपने अपने इलाकों में काम करते हैं और सुन लिया उन्होंने जितना हमको सुनना था। बहुत दिनों से सुन रहे हैं, 14 से 17 से सब लगातार सुनते रहे। वो उस तरह से कमिटेड नहीं है। वो हमें वोट करेंगे। हमारे 70% लोग घरों में हैं और इनके 25 से 30% लोग सड़कों पर हैं, रोड शो में हैं, कत्ती बांधे हुए हैं, झंडा लहरा रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार। इस तरह से तो आपको जो भीड़ दिखी ना, वो सब रैलियों में है और हमारे लोग घरों में हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सीट कितनी आएगी। तो आदमी कंजूसी से ही देता है, हवा देखते हुए बोला कि सर, उसी में किसी ने कहा जीत जाएंगे सर आप लोग, लगता तो है। बोले ये नोट कर लो, इतनी सीटें आएंगी। जब सीटें आई साहब, उसमें 2 सीट ज्यादा ही भारतीय जनता पार्टी पाई मिली। बिल्कुल ठीक है। कुछ यही अंदाज इस बार बंगाल में है। हालांकि मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो लगातार अब आके हमला जरूर बोलेंगी कि उनके साथ गड़बड़ किया गया है, चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाएंगी और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाएंगी। लेकिन अगर चुनाव जीत भी जाती ममता बनर्जी, तो भी चुनाव आयोग पर एक सवाल जो है वो लगातार बरकरार ही है। एक चीज मैं आपसे बहुत
अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं जी। कि बंगाल का जो इलेक्शन है ना, वो दो तीन चीजों से पता चलता है। जैसे वहां पे घरों में जो झंडे लगे थे, अगर वो झंडे नीची ऊंचाई पे लगे हैं, छोटे डंडे पे, इसका मतलब झंडा कार्यकर्ता लगा रहा है और जो प्रत्याशी है, जो कार्यकर्ता है, वो बांट रहा है। अच्छा। झंडा अगर लंबा है तो फिर किसी एजेंसी को दिया गया है, उस एजेंसी ने डंडे को ऊंचा किया हुआ है, झंडे को बड़ा किया हुआ है। दूसरी बात, वॉल पेंटिंग वर्सेस फ्लेक्स, फ्लेक्स लगाया जाता है। तो अगर वॉल पेंटिंग है यानी खर्च किया जा रहा है, और फ्लेक्स है तो यानी पैसा कम है, केवल फ्लेक्स ज्यादातर लगाते रहो। इस बार जो छोटा झंडा था वो कम दिखा। छोटा झंडा कम दिखा। किसका? टीएमसी का। अच्छा। लंबा झंडा ज्यादा दिखा, एजेंसी वाला। हाँ। वॉल पेंटिंग ज्यादा दिखी, फ्लेक्स कम दिखा। यानी इस बार एजेंसी के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा था। वो ममता बनर्जी जिनके गूगल के पास उस घर की लोकेशन बड़ी मुश्किल से मिलेगी, जो मैपिंग ममता बनर्जी के पास है, पूरे बंगाल की। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। फला आदमी जो उसका वोटर है, उसका घर इस मोहल्ले की किस गली में किस कोने पर है, ये ममता बनर्जी के पास मैपिंग है इस चीज की। हो सकता है गूगल आपको लोकेशन दे पाए। 30 आजादी के बाद लगातार 20-30 साल कांग्रेस हिंदू किसके साथ था पहले? कांग्रेस के साथ। उसके बाद कम्युनिज्म आया, कम्युनिस्ट आया। लगभग 30-32 साल, 35 साल कम्युनिस्ट ने राज किया, सिद्धार्थ शंकर रे के बाद। ठीक है, सिद्धार्थ शंकर रे के बाद। तो वो जो हिंदू था, वो हिंदू यहां से मुसलमान जुड़ के, अब हिंदू अभी कांग्रेस के ही पास था, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट में भी सरक गया। धीमे धीमे ये मुस्लिम सरक के आने लगा कम्युनिस्ट के पास, हिंदू कांग्रेस से निकलता गया, कांग्रेस लापता हो गई, एक और ममता बनर्जी पैदा हुई। उस ममता बनर्जी ने मुसलमान को भी एक किया, वहां के हिंदुओं को भी एक किया। नतीजतन कांग्रेस तो गई, कम्युनिस्ट दिखाई नहीं दी, और ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता वहां खड़ी की। अब यह सत्ता जब पहली बार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, दूसरी बार रही होती है तो एक पिछले समय से, एक लंबे समय से एक बात आने लगी है, टीएमसी के गुंडे। आप गौर कर रहे हैं इस बात का? टीएमसी के गुंडे, जो ममता बनर्जी कम्युनिस्टों के गुंडे के खिलाफ लड़ी थी। याद है आपको वो दृश्य? लाठियों से पीटी गई ममता बनर्जी लहूलुहान सड़कों पर पड़ी हुई, ठीक है, लगातार कत्लेआम। इंदिरा गांधी की कार पे बोनेट पे डांस किया था, कार के नीचे लेट गई थी इंदिरा गांधी की कार। दूसरा, मतुआ समाज और नामशूद्र 70 सीटें प्रभावित करता है। उसको नरेंद्र मोदी का यह वादा करना, अब यह है कौन कि पहले ईस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब भारत बटा तब, तो जैसे बहुत सारे पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान आ गए और बहुत सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तान चले गए, वैसे बहुत सारे लोग, जो वो पाकिस्तान था बांग्लादेश, वहां से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान चले आए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, मुजीबुर रहमान ने क्रांति की, बंगबंधु ने क्रांति की, और 71 के आसपास सारी आर्मी भेजकर पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। वो जो बांग्लादेश बना, अब वो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन ये समाज बांग्लादेश वापस नहीं गया। जो वो वापस नहीं गया,
तो उसको तो अपनी नागरिकता पर सवाल हो गया कि वो हिंदुस्तानी है, कि वो पाकिस्तान से भाग के आया हुआ है, या अब वो बांग्लादेश वापस जाए। तो नरेंद्र मोदी ने उनसे वादा किया कि हम आपको यहां की नागरिकता देने का वादा करते हैं। 70 सीटें, 70 सीटों को प्रोवाइड करता है। दूसरा नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 मई तक का अल्टीमेटम है, जितने घुसपैठिए हैं पूरा बंगाल छोड़ के चले जाएं, वरना फिर हम नहीं छोड़ेंगे। या तो आप छोड़ दो या फिर हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे नेपाल और भारत के बीच अब नहीं, जब से नई सरकार बनी तब नहीं, वरना एक पोरस बॉर्डर है जी। बांग्लादेश और कलकत्ता एक पोरस इलाका रहा जहां से एक जबरदस्त एंट्री होती रही। उस एंट्री को कोताही बरतने में, कमी करने में ममता बनर्जी ने कोई कदम तो नहीं उठाया। ठीक, धीमे धीमे हुआ क्या? धीमे धीमे हुआ ये कि वो जो कांग्रेस से निकला हुआ हिंदू था, वो हिंदू अब भाजपा के साथ जुड़ने लगा, और पिछले 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या सपोर्टर के रूप में जो हत्याएं हुई, उसने एक मैसेज दे दिया कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? मुस्लिम मार रहा है, टीएमसी मार रहा है। यही तो है, टीएमसी के गुंडे। हालांकि ये मीडिया का पैदा किया हुआ शब्द है, टीएमसी के गुंडे। जैसे माफिया या डॉन किसी को कहना, ये मीडिया का शब्द है। उसने वहां पे एक हिंदुत्व खड़ा किया। आप याद कीजिए, हम बंगाल चुनाव को लेकर कई बार बातचीत कर चुके हैं। दर्शक चाहेंगे तो पुराने वीडियो निकाल के देख लेंगे। हम लोगों ने हमेशा यह बात की है कि योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स एक जैसी है, क्योंकि वो ध्रुवीकरण पर भरोसा रखते हैं और वो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब है क्या कि हिंदू पूरा एक हो जाए, मुसलमान विपक्ष को चला जाए, भाजपा की सरकार बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में केंद्र में बनी 2014 में, देश में पहली बार बिना किसी एक मुसलमान वोट के बने। वो ध्रुवीकरण वहां देखने को मिला, लोग ध्रुवीकरण हो गए। एक महिला चली जा रही थी, कोई एक कैमरामैन उसके पीछे था, किसी रिपोर्टर ने उससे सवाल पूछा तो उसने कहा, हमसे कुछ मत पूछिए, हम मार दिए जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे। अब मुझे बताइए वो कौन है? वोटर है, वो वोटर है, लेकिन कह रहे हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। मतलब क्या? वो बोलना चाहती है टीएमसी के खिलाफ, लेकिन बोलेगी तो मार दी जाएगी। ऐसे एक और महिला चली जा रही। और जब मैं बात करूं महिला की, तो बंगाल की महिला जितनी प्रगतिवादी और प्रोग्रेसिव है वो कहीं नहीं है। और उसके पीछे की एक पॉलिटिकल चाल भी आपको बता दूं, यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव के पहले ही महिला आरक्षण संशोधन बिल लेके आए थे। यस, इसी की वजह से लेके आए। और इसी की वजह से इतनी कवायद हुई कि मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी और फलाने में भी और उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव एक साथ पारित कराया गया। तुम इधर पारित करो, तुम इधर पारित करो, मैसेज जाना चाहिए लगातार अटैक। हाँ, क्योंकि वहां सड़कों पर योगी आदित्यनाथ यूपी में निकल रहे हैं। 2017 के बाद कभी निकले वो वैसे महिला आक्रोश रैली के नाम पर। महिला जिसके साथ बंगाल में खड़ी है, आप उसको जीत की देवी मान लीजिए। ओके, आप उसको जीत की देवी मान, माँ काली। माँ काली, माँ काली क्या, कामाख्या देवी भी तो आ गई, असम भी तो आ गया। और अगर मैं गलत नहीं हूं, त्रिपुरेश्वरी देवी भी एक मंदिर है। तो तीनों देवियों की शक्ति मिल गई भाजपा को। तो वो महिला, दूसरी महिला की बात कर रहा हूं, उसने कहा कुछ कहना है, उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कहना, कुछ कहना है। तब तक उसका पति घसीटने लगा, कुछ बंगाली में बोला, तो उसने कहा जय श्री राम, बस चली गई। जय श्री राम, जय श्री राम। एक कह रही है मैंने कुछ बोला तो मार दी जाऊंगी, एक कह रही है जय श्री राम, तीसरी महिला। उसने कहा क्या होना चाहिए? अब हमारा घर बदलना चाहिए। ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये आदमी बोलना चाहता था लेकिन बोल रहा नहीं था। रिपोर्टर्स ने घुस घुस के इतना निकाल लिया, वरना वहां कोई नहीं बोल रहा था। और जब जनता बोलना बंद कर देती है तो जवाब केवल उंगली से देती है, वोटिंग बटन दबा के। तो जब खामोशी आ जाए किसी सत्ता के खिलाफ, अच्छा भाई आपने माइक लगाया वीरेश भाई ने, उसने कहा किसकी सरकार आ रही है? वो कह रहा है कि हम सिर्फ वोट देगा,
हमें नहीं मालूम किसका सरकार आना, यानी वो टीएमसी के लिए नहीं कह रहा है, खत्म हो गई ना बात, यानी कुछ और आ रहा है। तो जब वो खामोश हो जाए, जब वो वोट दे आए, तो वो अपनी खामोशी सिर्फ उस बूथ पर जाके मशीन का बटन दबा कर देता है। इस खामोशी को शायद ममता बनर्जी भांप नहीं पाई, ट्रेस नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई कि ये हो रहा है। और धीमे धीमे जिसको वो एक तरफा मुस्लिम वोट झाड़ अपनी तरफ लेने की बात कर रही थी और सोच रही थी कि कौन आता है किसी पार्टी के साथ, मान लिया मुस्लिम उनका कंसोलिडेटेड है, एक वोट तो पक्का हो गया। अब इसके बाद बचा उनकी पार्टी का हिंदू वर्कर, हिंदू भी तो होगा। क्या यहां पे मान लिया जाए कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमान वोट है ना, यादव भी पक्का है। उत्तर प्रदेश का 7% यादव अखिलेश यादव के साथ है, आधा % इधर उधर कहीं और बढ़ जाए। यहां से अखिलेश यादव की शुरुआत होगी कि पूरा मुस्लिम प्लस यादव, ये शुरुआत होगी। ऐसे ही ममता बनर्जी का भी है, मुसलमान कंसोलिडेटेड, बचा उनका हिंदू कार्यकर्ता। तीसरा वो बहुत बड़ा तबका है, उस तबके का नाम है वो हिंदू जो पिछले लगातार से मारा तो जा रहा था, लेकिन डर के मारे टीएमसी को वोट दे रहा था। इस बार वो डरा तो, लेकिन चुपचाप जाके अपना वोट दे आया। इसका कारण था, लोग कहते हैं ना कि इस बार 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक एसआईआर ने, सेंट्रल फोर्सेस ने, एक सेंट्रल फोर्सेस ने और चुनाव आयोग की, यह आरोप लगा। बिल्कुल, सेंट्रल फोर्सेस ने यह साबित किया कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम मजबूती के साथ हैं, डरो नहीं। एक डर जो भय का माहौल था, वो भी एक संदेश था कि सेंट्रल फोर्सेज अब बिहार बंगाल को छोड़ेंगे नहीं, अब रहेंगे, चुनाव के बाद भी रहेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ये आत्मविश्वास पैदा कि जा नहीं रहे, ये जा नहीं रहे। आप जो बता रहे हो कि 4 तारीख के बाद सब चला जाएगा, ये जा नहीं रहा है ना, जा नहीं रहा, हर घर की सुरक्षा करेगा। और आप शुवेंदु अधिकारी का वो स्टेटमेंट चुनाव के रिजल्ट से पहले देखिए कि मेरे पास तो सुरक्षा है सेंट्रल फोर्सेज की, मेरा कुछ नहीं होगा। दीदी तो मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पास हजारों पुलिस है दीदी हैं, और कार्यकर्ताओं को लड़ाई नहीं करनी है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, आदमी को किसी का घर नहीं जलाना है, हत्या नहीं करना है। शुवेंदु अधिकारी रिजल्ट से पहले अगर ये बोल रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस कहां आया? और आपने देखा भवानीपुर में मारस, यस, यही मैं आपसे कहने जा रहा था। वो जो कॉन्फिडेंस, जहां से ममता बनर्जी लड़ रही थी, शुवेंदु अधिकारी चारों तरफ सेंट्रल फोर्सेस के बीच में मारस, दौड़ा के पीछे दौड़ाया, ये कॉन्फिडेंस, ये बानगियां हैं, ये बानगियां जिनको आप देख के पहचानते हैं कि देयर इज समथिंग। यस, अजय पाल शर्मा, ठीक कर दूंगा, बदमाशी ठीक कर दूंगा। ठीक बात। कहां है उस बदमाश का मोबाइल नंबर, ले आओ, घर खोद डालूंगा। ठीक बात, ठीक से रहो नहीं तो ठीक कर दूंगा। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस पैदा करती, ठीक बात है, पैदा करती हैं मतदाताओं में, जो कहती हैं कि किसको वोट दोगे, जय श्री राम, अरे मार दिए जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस वहां बहुत जरूरी था। ये कॉन्फिडेंस लेफ्ट के खिलाफ ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में लाठियों खाकर, धरना देकर, प्रदर्शन करके, लहूलुहान होकर पैदा जो किया था और सत्ता में आई, 15 साल रही, वही आत्मविश्वास शुवेंदु अधिकारी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने सेंट्रल फोर्सेस की मदद से, मौजूदगी में यह विश्वास जताने की कोशिश की। यह मेरा मानना है। आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वही सारी बात की चर्चा ही कर रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी की जो वो बॉडी लैंग्वेज थी उस बूथ के बाहर, याद है आपको, जब वो दौड़ा रहे थे, हालांकि उसके बाद उनको भी दौड़ाया गया, लेकिन वो जो लैंग्वेज थी, वो जो तरीका था, जो आपने नाम लिया अजय पाल शर्मा का, अजय पाल शर्मा के उस पूरे कांड के बाद वही एक सीट ऐसी है जहां पे रीपोलिंग होनी बाकी है, जहांगीर वाली। इससे कॉन्फिडेंस गिरता है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस उठता है, और
इलेक्शन कमीशन भी दिखा देता है कि हम ये कर रहे हैं, बाकी जो करना हो करो। ममता बनर्जी गई भी, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट के जरिए, कि भाई यहाँ पर पूरा मसला जो है हमारा, ये सेंट्रल फोर्सेस गड़बड़ करेगा। तो कुल मिलाकर जो बंगाल रिजल्ट का लब्बो लुआब है मनोज जी, हाँ। उसको समराइज अगर संक्षेप में आप कहें तो कैसे कहें? देखिए, एक पिछले 3 कार्यकाल में भाजपा कार्यकर्ता या उसका सपोर्टर हिंदू जो मारा गया, उसने वहां हिंदुओं को एक किया, क्योंकि उसको एक समय लगा मानने में कि मुस्लिम और हिंदू ये प्रहार मुस्लिम की तरह है जिसको सरकार का संरक्षण है, एक बात। दूसरा, बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस का वहां पे होना, तो वोटर्स को डरा धमका ना पाना, एक बात। दूसरा, वोटर जो खामोश बैठा था वो वोट देने के लिए बैठा था। बस एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो लाडली बहना वहां पे चल जाता है, यहां पर ये 1500 क्यों नहीं चला? क्या 3000 के लिए? क्या महिला आरक्षण बिल विपक्ष के खिलाफ चला गया बंगाल में? ये कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में आती है, जिनको ममता बनर्जी भांप नहीं पाई कि मेरे नीचे नीचे अब सेंट्रल फोर्सेस है। वो सेंट्रल फोर्स जो चुनाव के बाद भी शायद अगले 1 महीने वहां रुकने वाली है, इतना ही है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया और बंगाल में बदलाव आया इस बात से कि घुसपैठिए हटाएंगे, और जिन्होंने भी, अमित शाह ने, जिन्होंने भी कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनको मारा है, उनके घर उजाड़े हैं, इन एक एक को चुन के जेल में ठूंसा जाएगा। ये सारी बातें इन्होंने 15 साल में वो मंच खड़ा किया, और उन्होंने इस बार उस चीज को भांप नहीं पाई। तो सेंट्रल फोर्सेस, SIR प्लस हिंदुओं का ध्रुवीकरण, चुनाव आयोग, ये सब सारे वो फैक्टर है जिससे मुझे लगता है कि ममता की क्षमता कमजोर पड़ गई और मोदी का मैजिक काम कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद।